नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत बेहद नाजुक बनी हुई है। अब से थोड़ी देर बाद एम्स उनका ताजा मेडिकल बुलेटिन जारी करेगा। इससे पहले कल शाम के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक अटल जी को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स जाकर अटल जी का हाल जाना। आज सुबह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एम्स में अटल जी का हाल जाना। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी एम्स पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की सेहत के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा एम्स में बीजेपी के बड़े नेता भी इस वक्त पहुंच रहे हैं। तमाम बड़े नेता इस वक्त एम्स में मौजूद हैं। अटल जी की तबीयत नाजुक होने की खबर सुनने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भावुक हो गए। भगवान से प्रार्थना है कि अटल जी स्वस्थ हों। हम सबके मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं और मेरी ज़िंदगी के तो संवाहक बने हैं। मुझे पूरा स्मरण रहता है कि अचानक फ़ोन आता है और डॉक्टर तुझे चुनाव लड़ना है, ये शब्द बोल देना अटल जी का, और मैं चुनाव के मैदान में चला जाऊं। मैं कभी कल्पना नहीं करता था कि मैं कभी चुनाव लड़ूंगा। अचानक मेयर के लिए चुनाव कहना, 10 दिन 12 दिन बचे हों और नामांकन का दूसरा दिन हो, लेने चुनाव लड़ना है। मैंने कहा आप आएंगे तो चुनाव लड़ूंगा। तुम कहाँ आऊँगा, मैं लड़ूंगा। अब इतने कम समय में ना तो पैसे का इंतजाम, दूसरा प्रतिपक्षी लड़ रहा है तो कई करोड़ रुपए खर्च कर रहा, और उनका एक ही बात था कि पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता, तो हिम्मत करो। और हिम्मत करी मैंने, चुनाव लड़ा। वादा था कि आएंगे, अटल जी आए। बहुत तेज़ बुखार था, चल नहीं पा रहे थे। लोगों ने कहा कि नहीं अटल जी आप मत जाओ। अटल जी ने कहा मेरा उससे वादा है डॉक्टर से, और मैं जाऊंगा। वो आए चुनाव में, भाषण दिया अपना। लोग नारे लगा रहे थे कि हमारा नेता कैसा हो। उन्होंने अंतिम सभा करी हुई है, क्योंकि उसके बाद सभा करते मैंने नहीं देखा उनको, और मुझे खड़ा कर दिया कि बोलो बोलो। लोग कहें कि कम समय है अटल जी के पास। दिनेश शर्मा उस पीढ़ी के नेता हैं जिन्होंने अटल जी को देखकर उनसे प्रेरित होकर अपने राजनीति की शुरुआत की है, और उनका जुड़ाव अटल जी से किस कदर है इससे समझ में आता है कि बात करते करते अटल जी के बारे में उनकी आंखें नम हो गई और उनका गला रूंध गया, उनसे बोला नहीं जा रहा था। हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए अशोक वानखेड़े हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। हम सबसे पहले रुख करेंगे पवन नारा का, जो एम्स से हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, ये बताइए इस वक्त एम्स अस्पताल में कौन कौन मौजूद है, और मेडिकल बुलेटिन की उम्मीद थी कि 10 बजे एम्स अस्पताल की तरफ से जारी किया जाएगा, लेकिन अब उससे आधे घंटे ऊपर हो चुका है।
जी बिल्कुल, लगातार सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मेडिकल बुलेटिन कब जारी होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बीत रहा है सबकी धड़कनें इस बात को लेकर बढ़ रही हैं, क्या अटल जी के साथ सब कुछ ठीक है। आपको बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह तक बड़े नेता यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और इतने बड़े नेताओं की मौजूदगी एक साथ यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ ऐसे इशारे कर रही है कि हर कोई उनकी सेहत को लेकर चिंतित है। मेडिकल बुलेटिन के अलावा जो जानकारी मिलकर आ रही है वो टोटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। कल रात को उन्हें रेस्पिरेटरी सपोर्ट सिस्टम दिया गया था और आज 12 घंटे बाद ये तय करना था कि क्या उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बरकरार रखा जाए या उसको पुल आउट किया जाए, और अगर उसे पुल आउट किया जाता है तो वाजपेयी जी का शरीर उस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। इस तरह की स्ट्रेटेजी पर 8 डॉक्टरों की टीम काम कर रही है। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल बुलेटिन नहीं आ रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है और नेताओं का जमवाड़ा यहाँ लगता जा रहा है, तो सबकी धड़कनें बढ़ रही हैं, सब चिंतित हैं। और एम्स पर अक्सर 25-30 हज़ार लोग यहाँ ओपीडी में आते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पूरी तरह से ट्रैफिक जैम है। क्या आम क्या खास, सब पहुँच रहे हैं। हमने ऐसे बुजुर्गों को यहाँ देखा है जो हरियाणा से, करनाल से आए हैं, 82 साल की उम्र के हैं, लेकिन वाजपेयी जी का हाल जानना चाहते हैं। तो ये उनके लिए लोगों के दिल में जगह है जी, सम्मान है और सबकी दुआएं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ है। इंतजार ये कि मेडिकल बुलेटिन कब आएगा। बिल्कुल, सभी को इंतजार है इस मेडिकल बुलेटिन का और जैसे जैसे इसमें देरी हो रही है चिंता भी बढ़ रही है लोगों की। दिल्ली में ही अटल जी के घर के बाहर से हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है उनके इस घर में? क्या इस वक्त कोई है या सब लोग अस्पताल में हैं, और कौन कौन से उनके परिवार के लोग हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद हैं? घर में तो सिर्फ स्टाफ और जो सिक्योरिटी पर्सन हैं सिर्फ वही हैं, बाकी जो बेटी दामाद ये सारे लोग वहाँ पर एम्स में हैं और उनके जो तमाम नज़दीकी परिजन हैं वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। क्योंकि एक बार लाइफ सपोर्ट सिस्टम अगर डॉक्टर वहाँ से हटाना चाहें तो उसमें परिवार की मंजूरी की आवश्यकता होगी कि क्या वो ये इस बात की मंजूरी देते हैं, और उस लिहाज से 12 बजे से 1 बजे का समय जो है वो तकरीबन उस 1 घंटे में वो फैसला हो सकता है, लगभग 12 बजे के बाद। और दूसरी चीज़ की जो भी बड़े नेता वहाँ पर देखने और मिलने जा रहे हैं वाजपेयी जी की सेहत हाल चाल लेने और डॉक्टरों से जो बातचीत कर रहे हैं उसके बाद वो बहुत खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जैसा कि एम्स ने अपने स्टेटमेंट में भी इस बात को कहा कि उनकी स्थिति लगातार पिछले 24 घंटे में बिगड़ी है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निश्चित तौर पर प्रार्थनाओं की ज़्यादा ज़रूरत है वाजपेयी जी के सेहत के लिहाज से। फिलहाल उनके आवास की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। इस आवास में प्रधानमंत्री से हटने के बाद यहाँ पे लगातार वो निवास कर रहे थे और पिछले 9 साल में एक तरह से सार्वजनिक जीवन से उनकी दूरी ही रहती थी, सिवाय उस दिन के जब उनका जन्मदिन रहता था और तब ये दरवाजा यहाँ पे खोला जाता था आम लोगों के लिए। जी, हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए स्टूडियो में। अशोक जी, कल शाम को जो मेडिकल बुलेटिन आया उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है, आज सुबह से जिस तरह से तमाम बड़े नेता एम्स में मौजूद हैं, क्या लग रहा है संकेत ठीक नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल संकेत ठीक नहीं मिल रहे हैं। पहले भी हमने देखा है कि अटल जी की तबीयत ठीक नहीं हुआ करती थी, बीच में वो एडमिट भी होते थे, तो लेकिन ऐसा जमवट नहीं होता था। खासकर कल प्रधानमंत्री जब गए दोपहर को वहाँ पे, उसके बाद एक बाहर एक असहजता दिखाई देती है। और जैसे कि अपने कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा कि जो भी बाहर आ रहा है वो इस बात से आश्वस्त नहीं है कि क्या अटल जी वापस यानी अटल जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। लगातार डॉक्टर का बुलेटिन भी यही कह रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिर बनी हुई है स्थिति, लेकिन वो लगातार डिटोरिएट भी हो रही है। इससे लगता है कि एक बुरी खबर जिसको देश सुनना नहीं चाहेगा, लेकिन एक अंत है। मनुष्य है तो उसके साथ ये जुड़ा हुआ चीज़ है, जब जन्म होता है तो मृत्यु भी होता है। तो इसी के साथ अब सबकी प्रार्थनाएं कितनी काम आती है, पूरा देश प्रार्थना कर रहे हैं कि अटल जी ठीक हो जाएं, लेकिन संकेत जो एम्स से लगातार मिल रहे हैं वो ठीक नहीं है। अटल जी की भतीजी करुणा शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। करुणा जी, आपको क्या जानकारी मिली है अटल जी की सेहत के बारे में? उनकी तबीयत अभी कैसी है? पिछले 3 दिनों से वो बहुत ही ज्यादा अस्वस्थ हैं और तबीयत बहुत अस्थिर है, इसीलिए मैं रायपुर से दिल्ली के लिए निकल गई हूँ। इस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ रायपुर एयरपोर्ट से, और हम सब में हमारा पूरा परिवार मिलकर प्रभु से यही कामना कर रहा है कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। और क्या आपको अभी एम्स की तरफ से या उनके और लोगों की तरफ से कोई जानकारी दी गई है, कुछ बताया गया है? नहीं, कोई जानकारी नहीं गई। सुबह जब मैं एयरपोर्ट से निकल रही थी तब मैंने घर में भी फोन लगाया था, घर में फोन किसी ने उठाया नहीं,
हो सकता है जो उनके दत्तक बेटी और दामाद हैं वो हो सकता है उस समय एम्स में रहे हों और उनसे भी बात नहीं हो पाई। अब मैं दिल्ली पहुंच के ही सारी बात आप सबको बता पाऊंगी। जी, तो आप सीधे एम्स जा रही हैं अभी रायपुर से? हाँ, रायपुर से सीधे एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे मैं एम्स पहुंचूंगी। करुणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो करुणा शुक्ला अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी, जिनका कहना है कि वो सीधे एम्स भांजी हैं, माफ कीजिएगा, भांजी हैं, जिनका कहना है कि वो सीधे इस वक्त रायपुर से वो निकली हैं और वो सीधे एम्स पहुंचेंगी। उसके बाद ही उनकी हालत की ज्यादा जानकारी उनको मिल पाएगी। विवेक अग्निहोत्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम शख्सियत की बात करें, हर बात मुस्कुरा कर कहते थे। विपक्ष के जो आहत भी होते थे विपक्ष की बातों से, उसका जवाब भी मुस्कुराहट से देते थे, लेकिन फैसले लेने में बेहद कठोर थे। देखिए, अटल जी का व्यक्तित्व तो बड़ा बहुआयामी था, मतलब मल्टी डायमेंशनल आप कह सकते हैं उसमें, कि वो बहुत सहज, बहुत ही मजाकिया थे। और आप उनके पास, जैसे मैं तो बहुत युवा पत्रकार था जब मैंने पत्रकारिता शुरू की और अटल जी से जब मेरा संपर्क हुआ उस दौर में, तब भी अटल जी प्रधानमंत्री बनने से पहले की बात है, मैं 80 के दशक की बात कर रहा हूँ, लेकिन तब भी वो देश के बड़े नेता थे, विदेश मंत्री रह चुके थे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता थे। उसके बाद मैं लखनऊ में रहा, जब अटल जी प्रधानमंत्री भी बन चुके थे, तब भी लखनऊ से 96 में, तो मैं बहुत मिलता था उनसे। लेकिन अटल जी के साथ कभी ऐसा नहीं लगता था कि आप इतने उम्र में जिसके साथ इतना बड़ा अंतर उनसे आप मिल रहे हैं, वो इतने सहज हो जाते थे, ऐसा लगता था किसी अपने आप बहुत करीबी मिलने वाले से बात कर रहे हैं, वो जिस तरह से वो बात करते थे, तो वो एक अनुभव था। लेकिन आपने कहा कि फैसले लेने में बहुत दृढ़ थे। इसके कई उदाहरण हैं, हम लोगों ने तो कवर किया है, प्राइम मिनिस्टर भी उनको। सबसे बड़ा फैसला तो जब ये न्यूक्लियर, जब परमाणु विस्फोट होना था, पोखरण 2 जो था, जिस तरह इंदिरा गांधी ने पोखरण 1 में दृढ़ता दिखाई थी, वही दृढ़ता अटल जी ने पोखरण 2 में दिखाई। दबाव, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव 1974 में इंदिरा गांधी के ऊपर थे, उसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव अटल जी के ऊपर भी 1998 में भी थे। लेकिन अटल जी ने पूरी दृढ़ता दिखाई और उन्होंने पोखरण 2 को अंजाम दिया और भारत जो है परमाणु शक्ति बना। तो इस तरह का बड़ा फैसला, और भी कई फैसले हैं, मैं आपको उदाहरण दूं अगर समय हो। एक फैसला कानपुर के BIC को लेकर के था, कैबिनेट में वित्त मंत्री उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन खाली तत्कालीन जो सचिव थे उन्होंने ये याद दिलाया कि आप, ये प्रधानमंत्री ने कानपुर के फूलबाग मैदान में घोषणा की थी, इसलिए मैंने ये प्रस्ताव दिया। हालांकि वित्त मंत्री जी सही कह रहे हैं, ये वायबल नहीं है। अटल जी ने कहा कि नहीं, ठीक है, मैंने घोषणा की थी, हो गया। यानी इस मामले में वो बिल्कुल तय करते थे क्या करना क्या नहीं करना। एक बहुत सक्षम प्रशासक, कुशल राजनेता, राजनीतिक, सब कुछ थे अटल जी। एक संपूर्ण व्यक्तित्व था उनका, मतलब है अभी, सॉरी क्षमा कीजिएगा, अभी उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होने वाला है, लेकिन मैं उनके उस जीवन की बात कर रहा हूँ जब राजनीति में सक्रिय थे, क्योंकि वो पिछले लगभग 10 वर्षों से राजनीति में सक्रिय नहीं है। लेकिन उनका होना ही कह सकते हैं कि एक संस्था, एक राजनीति के एक युग हैं वो, उनको देखकर बहुत सारे लोगों ने राजनीति सीखी, बोलना सीखा, भाषण देना सीखा, और उनकी शैली इसीलिए लोगों में बहुत ज्यादा प्रिय है। अशोक जी, 1996 में जब उनको सरकार बनाने का निमंत्रण मिला राष्ट्रपति की तरफ से, जानते थे कि बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार किया। ये उनकी शख्सियत के कौन से आयाम को दिखाता है? देखिए, उन्होंने एक प्रयास किया और उन्होंने ये भी बता दिया कि वो हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं रखते। उनका जो ऐतिहासिक भाषण है, जब उनकी सरकार गिर गई थी, तब उन्होंने बाकायदा कहा था कि हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन निष्ठाएं बदलनी नहीं चाहिए, और वैचारिक जो मतभेद है वो अपने जगह पे बने रहते हैं। मात्र सत्ता के लिए, जो आज के राजनीति के दौर में अपने को बार बार दिखाई देता है कि सत्ता के लिए कई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी हालत में अटल जी नहीं कर रहे थे। अटल जी के जब बहुआयामी व्यक्तित्व की जब बात हो रही थी, तो एक कवि थे, वो एक अच्छे पत्रकार थे, वो भाषा और मैं एक साहित्य में उनका एक नाम था, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, संस्कृत भाषा पे उनका, उर्दू भी कमांड जो था, वो प्रभुत्व एक समान था। यदि वो मराठी बोलते तो उसमें हिंदी शब्द नहीं आते, ताकि मराठी भाषी भी लज्जित हो जाते थे उनके सामने। इतनी मीठी मराठी वो बोलते थे, उतनी ही हिंदी, उतनी ही संस्कृत। और जब वो कवि थे तो मैं हमेशा उनकी कविताएं पढ़ने के बाद लगता है कि वो जो कविता, वो एक ऐसे कवि थे कि वो अपने कविताओं के बारे में लगते थे कि ये किसी हारे हुए सैनिक का रुदान नहीं है, एक लड़वैये सैनिक की कहानी है। तो उनके कविताओं में हमेशा वो जो पेनापन और जो लड़ने की फाइटर स्पिरिट दिखता था, वो बार बार दिखता था। बिल्कुल, उनकी कविताओं में झलक हमेशा मिलती है और यही लोगों को प्रेरणा भी देती है। अब से कुछ ही मिनटों में एम्स अटल बिहारी वाजपेयी का मेडिकल बुलेटिन जारी किएगा।
करेगा। मीडिया को बुलाया गया है और कुछ ही मिनटों में मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। एम्स परिसर में मीडिया को बुलाया गया है और अब से कुछ ही देर बाद मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा, जिसकी सब उम्मीद बहुत देर से कर रहे थे। 10 बजे के आसपास का समय तय था, लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही मिनटों में कह सकते हैं कि एम्स मेडिकल बुलेटिन जारी करेगा अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत को लेकर। कल शाम जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया उसमें कहा गया था कि उनके किडनी, चेस्ट और यूरिन में इन्फेक्शन है, उनको ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा दी जा रही है, लगभग 30% ऑक्सीजन उनको दी जा रही है। एम्स के परिसर में इसके बाद हलचल तेज हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम उनसे मिलने गए, तमाम मंत्री पहुंचे। इसके अलावा आज सुबह से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त एम्स में मौजूद है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं, तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं एम्स में। और अब से कुछ ही मिनटों बाद अटल जी की हालत को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। और कुछ समय से एम्स परिसर में हलचल भी बहुत तेज हुई है और इस वक्त एम्स परिसर में मीडिया को बुलाया गया है। अटल जी की सेहत के बारे में जानकारी दी जाएगी, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा कि उनकी तबीयत इस वक्त कैसी है। 2 महीने पहले अटल बिहारी वाजपेयी को एम्स में भर्ती किया गया था, लगभग 9 हफ्ते का वक्त हो चुका है। तब उनको किडनी, यूरिन में इन्फेक्शन की शिकायत थी, चेस्ट में इन्फेक्शन की शिकायत थी और यही बात कल डॉक्टर्स ने कही कि उनके जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो इस वक्त ठीक नहीं हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे हैं। विनोद जी, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत जो युग है, जिनसे लोगों ने सीखा है और जिनको देखकर बहुत सारे लोगों ने अपनी राजनीति की शुरुआत की है। देखिए, मैं अगर कहूँ कि जवाहरलाल नेहरू जिस नेहरूवियन डेमोक्रेसी की बात करते थे, जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी वो एक प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में, उसकी निरंतरता में राजनीतिक अगर कोई वारिस है आज की तारीख में तो अटल बिहारी वाजपेयी। और 200-161 सीट तक पहुंचाने का श्रेय उन्हीं को है, बीजेपी का, जनसंघ से भाजपा तक नहीं, 2 सीट से लेकर के 188 सीटों तक, मतलब भारतीय जनता पार्टी को, और उन 188 सीटों के बाद नरेंद्र मोदी जी 283 पे लेके आए। तो जो धरातल अटल बिहारी वाजपेयी ने तैयार किया था उसको नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया। तो कुल मिलाकर के ये एक निरंतरता है राजनीति की। और उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि हमारी पार्टी 24 दिन काम करने वाली पार्टी है, चुनाव के समय में कुकर मुत्ते जैसे उगने वाली पार्टी नहीं है। इस वक्त योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में एडमिट हैं और अत्यंत नाजुक स्थिति वर्तमान में उनकी है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ हों, उनका मार्गदर्शन पहले की तरह पूरे समाज को, पूरी पार्टी को प्राप्त होता रहे, ये हम कामना करते हैं। अटल जी की स्थिति अत्यंत नाजुक होने के नाते सारे कार्यक्रम हम लोगों ने स्थगित किए हैं और आगे की स्थिति पार्टी और भारत सरकार जिस प्रकार का निर्णय करेगी, हम प्रदेश में उसी प्रकार की अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। महाराज, गोरखपुर से बड़ा उनका गहरा नाता था। हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश अटल जी की जन्मभूमि, कर्मभूमि के रूप में रही है। पहली बार सांसद उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से हुए थे और प्रधानमंत्री के रूप में जब प्रधानमंत्री सरदेव अटल जी बने थे तो लखनऊ से उन्होंने सांसद के रूप में अपनी इस पारी को आगे बढ़ाया था। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इतना विराट व्यक्तित्व मिलना बहुत कठिन है और एक सर्वसमावेशी राजनीति को, राजनीतिक स्थिरता को, राजनीति को मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ने का कार्य सरदेव अटल जी ने किया। पिछले 7 दशक से उनका मार्गदर्शन राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति मूल्यों पर आधारित हो, राजनीति सिद्धांतों पर आधारित हो। तो देवेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, इस वक्त एम्स परिसर में हलचल बढ़ गई है और मीडिया को एम्स परिसर के अंदर बुलाया गया है, यानी अब से कुछ ही देर बाद मेडिकल बुलेटिन आ सकता है, पूरे आसार हैं इसके।
जी हाँ, निश्चित तौर पर कोई ना कोई वहाँ से संदेश ये आएगा वाजपेयी जी के सेहत को लेकर। दूसरी तरफ अगर तैयारियों की बात करें तो जैसे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज सुबह जब वो एम्स गए थे, वहाँ से एम्स से आने के बाद उनके आगे के जो कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों को उन्होंने कैंसिल कर दिया है या फिर पोस्टपोन किया उनकी तारीखों को। साथ ही साथ बीजेपी ने भी अपने प्रदेश इकाइयों तक को ये सूचित किया है कि किसी भी कार्यक्रम को आज ना रखें और सारे लोग वाजपेयी जी की सेहत और के लिए प्रार्थनाएं करें। तो निश्चित तौर पर ये जो तमाम संकेत मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रार्थनाओं की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। कल भी एक जब बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने एम्स के डॉक्टरों से पूछा था वाजपेयी जी की सेहत के बारे में, तब उनका ये कहना था कि दवाओं के बाद अब दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर पर बेहद चिंता का माहौल और बेहद तनाव का माहौल कहा जा सकता है और देखना होगा कि एम्स की तरफ से जो बुलेटिन आता है उसमें क्या कुछ संदेश रहता है। जी अशोक जी, तब जिस तरह से उन्होंने गठबंधन किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ वो एक अनटचेबल के हिसाब से देखा जाते थे। लोग कहते थे कि ये संघ की ब्रांच है और संघ हमेशा भारतीय राजनीतिज्ञों ने संघ को एक दूरी बना के रखी थी। उसके बाद अटल जी आने के बाद जो एक्सेप्टेंस बढ़ा है बाकी रीजनल पार्टीज़ में, एक लाइक माइंडेड शिवसेना जैसी पार्टी छोड़ दे तो बाकी पार्टियां जो साथ में आई और अटल जी का पर्सनल एक व्यक्तित्व था जिसके वजह से उनके जो संबंध थे अक्रॉस द पार्टी लाइन, उसके तहत जब लोग उनके साथ आए तो ये मैं कह सकता हूं कि एक सक्सेसफुल पहला गठबंधन ये हम कह सकते हैं कि अटल जी के समय हुआ है। मैं उसमें थोड़ा जोड़ना चाहूँगा। अच्छा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी। गठबंधन पहले भी बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भी गठबंधन की सरकार थी, तमाम दलों को मिलाकर के वो नेशनल फ्रंट बना था। लेफ्ट और इंदिरा गांधी सफल गठबंधन की सरकार को सफल चला। अटल जी को भी उसके लिए 2 बार करना पड़ा। 96 में उनकी सरकार गिरी, 98 में गिरी, 99 में। उसके बाद अटल जी का जो तीसरा गठबंधन था उसने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो अटल जी ने निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार को सफल रूप से चलाने का पहला प्रयोग जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया और जिसमें वो सफल रहे। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जेडीयू के नेता केसी त्यागी साहब। एम्स में इस वक्त हलचल बढ़ गई है और अब से कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि मेडिकल बुलेटिन जारी हो सकता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत को लेकर। आपके पास क्या जानकारी है, कैसी है उनकी अभी तबीयत? उनकी तबीयत पिछले काफ़ी दिनों से ख़राब है और जब से एम्स में वो दोबारा भर्ती हुए हैं तब से जो समाचार मिलते हैं, जो नेता मिलकर के आते हैं, वो सब बेहद नाजुक बताते हैं। और आज पिछली रात से तो निरंतर अच्छे समाचार उनके स्वास्थ्य को लेकर के नहीं मिल रहे।